नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी आई है उसमें मैथ की तैयारी कैसे करें, क्या होना चाहिए मैथ की आपकी रणनीति, मैथ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारी बातों का चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साथ के साथ मैथ में आरआरबी के द्वारा कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों किस हिसाब से आप मैथ में तैयारी करके अच्छा से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी में जो मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी संख्या है 25। तो मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने? 100 मार्क्स का टोटल जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों वो 100 मार्क्स का। उसमें से 25 क्वेश्चन दोस्तों आपको मैथ से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके साइंस से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन दोस्तों आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो आपको जनरल अवेयरनेस या जीएस जो बोल सकते हैं उससे। टोटल जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव 1/3 होगा दोस्तों। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों वो मैथ के बारे में बात करें। किसके बारे में? मैथ के बारे में। मैथ में दोस्तों आप कैसे 25 में 25 मार्क्स ला सकते हैं, या यदि आप मैथ में थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट और मैथ थोड़ी आपको कम समझ में आती है तो फिर भी आप अच्छे से मेहनत करके कैसे मैथ में 18-20 नंबर तक ला सकते हैं, इनकी हम लोग रणनीति पर आज चर्चा करेंगे, स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम लोग दोस्तों मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में दोस्तों? मैथ के बारे में। तो आइए तो मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मैथ में जो दोस्तों आपको जो चैप्टर फर्स्ट शामिल किया गया वो कौन सा शामिल किया गया दोस्तों? नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर शामिल किया गया दोस्तों? नंबर सिस्टम। दोस्तों यदि आरआरबी ग्रुप डी में मैथ के लेवल का बात किया जाए दोस्तों तो आरआरबी ग्रुप डी में मैथ जो वो ठीक ठाक लेवल के पूछे जाते हैं। यदि हम क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो 25 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा बच्चों, उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसे रहेगा थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 25 में से 15 क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों वो आपको निहायती आसान लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जिससे यदि आपको मैथ की थोड़ी बहुत भी समझ है, यदि आप मैथ में हर एक चैप्टर के बेसिक लेवल की नॉलेज को भी रखते हैं तो आराम से आप 15 क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। यदि आप मैथ के हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर के बेसिक नॉलेज को आप प्रिपेयर करते हैं तो आप आराम से मैथ में 15 क्वेश्चन आरआरबी ये आपका ग्रुप डी में कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 5 क्वेश्चन बात किया जाए दोस्तों, ये जो 5 क्वेश्चन दोस्तों होगा वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का होगा, मीडियम लेवल का होगा। जो बच्चा थोड़ा मैथ का अच्छा पकड़ रखता है, मैथ की जानकारी रखता है, मैथ में थोड़ा सा अच्छा पकड़ है, प्रैक्टिस अच्छी है, मैथ के अच्छे स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा। ये 5 क्वेश्चन और ये मीडियम लेवल का होगा। और नेक्स्ट जो आपका 5 क्वेश्चन होगा दोस्तों ये थोड़ा सा आपका लेवल इसका हाई रखेगा। इसमें आपको आपकी तजुर्बा काम आएगी, आप किस हिसाब से मैथ को प्रिपेयर करते हैं, मैथ की कितनी गहराई में आप डूबे हुए हैं, कितनी गहराई से मैथ को जानते हैं, आपका कैलकुलेशन कितना मजबूत है, पॉइंट वाले सवालों पर आपकी कितनी पकड़ है, आपका जनरल एबिलिटी जो है वो आपका कैसा है, इन सारी चीजें भी इन 5 क्वेश्चन करने में मायने रखेगा। आप किस हिसाब से सोचते हैं ये सारी चीजों को, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो अच्छे लेवल का होगा। इसलिए कोई भी बच्चा जो मैथ में नॉर्मल भी है और यदि वो बेसिक लेवल का भी नॉलेज रखता है तो वो आराम से 15 नंबर 25 में ला सकता है। 5 क्वेश्चन जो थोड़ा सा बेसिक से अच्छे तैयारी करेगा, मीडियम लेवल का तैयारी रहेगा, वो आराम से 15 इस 5 क्वेश्चन को भी पकड़ सकता है। 5 में से 3-4 या जैसे जिस हिसाब से, तो आप 15 और 5 20 यदि आप मीडियम लेवल का भी मैथ की तैयारी करते हैं दोस्तों आराम से आप मैथ में
25 में से 18 से 20 नंबर ला सकते हैं बच्चों। बाकी जो आखिरी के 5 नंबर है दोस्तों, उसके लिए आपको मैथ की बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ पर आपको अच्छा पकड़ बनाना होगा, मैथ की गहराई में थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप डी में कई बार 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो अच्छे लेवल के रहते हैं, जिसमें बहुत अच्छे तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं जिसका मैथ पर अच्छा पकड़ है, वही इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो यदि आप नॉर्मल बच्चे तो आपको पूरा 25 पे 25 नहीं जाना है, बाकी भी सब्जेक्ट में फोकस करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, यदि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है तो आपको ये टारगेट रखना चाहिए कि हमें 25 में 20 नंबर, 18 या 20 नंबर ही लेकर टारगेट चलना है। बाकी जो 5 नंबर पर हम जो एक्स्ट्रा उतना मेहनत करें, उससे बेहतर है कोई और सब्जेक्ट साइंस में, या आपको जनरल जो जीके है, आपका जनरल अवेयरनेस है या रीजनिंग है, उस पर पकड़ बना लेंगे और वहां ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे बच्चों। और यदि आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट हैं तो फिर आपको उस 5 नंबर पर भी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट है तो उम्मीद है कि आपको ये अपने आप से उम्मीद करना चाहिए कि कम से कम 25 में 22, 23, 24 या हो सके तो 25 में 25 लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट तो ऑलरेडी आपको उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए बच्चों। तो यदि आप नॉर्मल बच्चे हैं तो आप 25 और 5 15 और 5 20 नंबर का मैथ में टारगेट लेकर चल सकते हैं। 25 में से 20 नंबर का टारगेट लेकर चल सकते हैं कि हमको 20 नंबर एग्जाम में लाना है दोस्तों। साथ के साथ इस वीडियो में हम लोग भी बात करेंगे कि मेरा मैथ में ग्रुप डी में कितना मार्क्स आया था, मैंने किस हिसाब से तैयारी की थी। तो हालांकि मैथ मेरी ठीक ठाक थी, मैथ में मेरा अच्छा पकड़ था, इसलिए मैंने ग्रुप डी में अच्छा मार्क्स किया था। 25 में 25 मार्क्स लाया था ग्रुप डी में, मेरा मैथ में एक भी नंबर नहीं कटा था। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए तो ये तो आराम, यदि आप मैथ के स्टूडेंट तो आप आराम से 23-24 नंबर या 25 में 25 लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप नॉर्मल मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको 20 नंबर में संतुष्टि बनाकर और आगे दोस्तों आपको रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो बोल सकते हैं, उसके चैप्टर पर आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों, क्योंकि वहां भी काफी क्वेश्चन है, वहां से भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से चैप्टर को। तो फर्स्ट दोस्तों आपका जो शामिल किया गया वो नंबर सिस्टम शामिल किया गया। कौन सा दोस्तों? नंबर सिस्टम। तो यहां से दोस्तों आपको जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कितना? 1 से 2 क्वेश्चन। दोस्तों ग्रुप डी में बात किया जाए तो नंबर सिस्टम जो है, आपको नंबर सिस्टम के बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल लेवल के सवाल आते हैं, आप आराम से इसको कर पाएंगे। आपको बेसिक लेवल का जो नंबर सिस्टम का हर एक चैप्टर पढ़ना, आपको सारे के सारे टॉपिक्स है जो नंबर सिस्टम में आते हैं, मगर सबके बस बेसिक से थोड़ा सा ऊपर लेवल तक पढ़ना, आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि आपको उसी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, उसी के अंदर आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो अगला चैप्टर है दोस्तों, तो बोर्ड मार्क्स। यहाँ से दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से पूछने की संभावना है। बोर्ड मार्क्स कैलकुलेशन किसी भी प्रकार का, यदि आप नॉर्मल बच्चा भी या मैथ के अच्छे स्टूडेंट है, आपको बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन करना ही करना चाहिए दोस्तों। बोर्ड मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो आसान रहता है, आपको बस वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे, 2 + 4 इस तरह के ब्रैकेट आपको दे देंगे आपको दोस्तों, इसे 16 भागा 8 गुना 5 जोड़ 7 इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह का जो सवाल है दोस्तों, इस तरह के सवाल जो है वो बोर्ड मार्क्स में हो सकता है कि वो आपको ये पॉइंट वाला सवाल थोड़ा सा लगा दे, ताकि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लें। कैलकुलेशन पर आपको पकड़ बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों मैथ में, क्योंकि ग्रुप डी में थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहता है मैथ का, वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि बच्चे उसमें फंसे और ज्यादा से ज्यादा समय लगाए, जिससे कि वो पूरा क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह का सवाल जो बोर्ड मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका कौन सा? डेसिमल। तो डेसिमल से भी दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी दोस्तों। डेसिमल से भी कितना? 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और डेसिमल में दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो किस हिसाब से, आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं रेकरिंग वाला 1.2 3.5 प्लस 4.3 इक्वल टू व्हाट। इस तरह का जो आपका रेकरिंग वाला सवाल है दोस्तों, इस पर आपको पकड़ बनाना है, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपका आखिरी एग्जाम हुआ था ग्रुप डी में, उसमें इस तरह का क्वेश्चन भर भर के हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा डेसिमल में ध्यान देना दोस्तों। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप डेसिमल चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप किए हैं या नहीं किए। यदि नहीं किए तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर आपको ध्यान थोड़ा सा देना है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आप
प्रैक्टिस में कभी भी नहीं छोड़ा। आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, या इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कभी कभी। ये जो आपको इस तरह के जो सवाल आते हैं, लेकिन जो इधर ना पॉइंट के बाद ना लगाकर पॉइंट के पहले भी कई बार रहता है दोस्तों, तो इस तरह के सवाल को भी, या आपको पॉइंट के एक अंक के बाद भी इस तरह का रेकरिंग लगाकर सवाल पूछ सकता है। तो आपको रेकरिंग वाले जितने भी सवाल बनते हैं, कभी कभी आपको रेकरिंग वाले सवाल इस तरह भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि 0.7 इसको आप जो है वो ये पूर्णांक फ्रैक्शन में बदलिए। तो फ्रैक्शन में भी बदलने के लिए कई बार क्वेश्चन को पूछ लेता है, या कई बार फ्रैक्शन में देता है और उसको बोलता है कि आप उसको रेकरिंग में चेंज कीजिए, तो उस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह का जितने भी सवाल बनता है दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा ये करना है। नेक्स्ट बच्चों आगे बात किया जाए, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है दोस्तों? तो नेक्स्ट हम लोगों का जो चैप्टर है दोस्तों वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन यहाँ से भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो फ्रैक्शन चैप्टर जो आपको नॉर्मल फ्रैक्शन नंबर, हालांकि ये आपके सारे के चैप्टर जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन सेपरेट दिया है ग्रुप डी के द्वारा, आरआरबी के द्वारा। तो फ्रैक्शन चैप्टर को आपको नेक्स्ट पढ़ना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका HCF एलसीएम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। HCF एलसीएम दोस्तों आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, आसान चैप्टर है, एग्जाम में हर एक बच्चा कर सकता है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो मैथ का, चाहे वो मीडियम लेवल का बच्चा हो मैथ का, चाहे वो अच्छा पकड़ा वाला तो खैर बनाएगा ही। इसलिए हम लोगों को इस वीडियो में ध्यान देना, वो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू तो उसके मद्देनजर रखते हुए ध्यान देना है, ताकि नॉर्मल बच्चे मैथ में कैसे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जिसका मैथ थोड़ा कमजोर रहता है और मैथ में घबराता है, तो उस तरह के बच्चों को थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग ज्यादा केंद्रित करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो HCF एलसीएम यदि आप नॉर्मल बच्चे मैथ में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। तो HCF एलसीएम वाले चैप्टर को आपको आराम से पकड़ बनाना चाहिए, आसान सा चैप्टर है दोस्तों, इस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ये भी बहुत ही आसान लेवल का चैप्टर होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर दोस्तों वो काफी आसान लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको दोस्तों फोकस करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा? परसेंटेज। कई ऐसे टीचर हैं जो तो परसेंटेज से मैथ को पढ़ाने का शुरुआत ही करता है। परसेंटेज जो है वो मैथ का एक आधार बेस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसमें से किसी भी चैप्टर को, हर एक चैप्टर में परसेंटेज आने की संभावना रहती है। इसलिए परसेंटेज जो है वो आपका, यदि आप मैथ में कितना आपका कैलकुलेशन, कई बार ये भी बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आपका कैलकुलेशन कितना मजबूत है, उसमें से इससे ही पता लगाया जा सकता है आप परसेंटेज चैप्टर को आप कितना बेहतर तरीके से पढ़े हैं। अर्थात मेरा कहना यह है कि आपके कैलकुलेशन का पता है कोई टीचर उस हिसाब से भी लगा सकता है कि आप परसेंटेज चैप्टर को कितना बेहतर से पढ़े हैं, क्योंकि परसेंटेज जो दोस्तों है वो आपके कैलकुलेशन का एक पार्ट है। कैलकुलेशन का एक आपका पार्ट है दोस्तों, तो इसलिए आपको दोस्तों कैलकुलेशन पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। नेक्स्ट आपका चैप्टर है दोस्तों कौन सा? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन पर ध्यान, मेंसुरेशन से दोस्तों अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेंसुरेशन को दोस्तों अच्छे से ध्यान देना है। 3D और 2D दोनों प्रकार के मेंसुरेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का रहता है। मेंसुरेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना। 10th लेवल का मेंसुरेशन जो आपने पढ़ा है उसी तरह का सवाल पूछा जाएगा, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं दोस्तों। मेंसुरेशन जो इससे थोड़ा सा भारी भरकम सवाल पूछा जाता है, ज्यादा मात्रा में सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको मेंसुरेशन पर थोड़ा सा पकड़ बनना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका दोस्तों टाइम एंड वर्क, यहाँ से भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, इसलिए आपको दोस्तों टाइम एंड वर्क पर थोड़ा सा ध्यान देना है। टाइम एंड वर्क से कई बार अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना भी रहती है, इसलिए दोस्तों आपको टाइम एंड वर्क पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा? टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ से भी दोस्तों आपको एक चैप्टर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी।
समय और दूरी जो है दोस्तों वो अच्छा चैप्टर माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से भी, और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यहाँ कई सारा बच्चा फंसता है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से तैयार करना है, इससे अच्छे सवाल पूछने की संभावना रहती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा, SI एंड CI। SI एंड CI दोस्तों जो है आपका 2 क्वेश्चन कम से कम पूछ लिया जाएगा, एक SI और एक CI से। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, और आप आराम से CI में मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि CI से 100% क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। भले SI से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए, लेकिन CI से लगभग आपको जो है दोस्तों वो क्वेश्चन पूछने की संभावना तय है। 99.99% तय है कि CI से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और CI में उसमें भी ज्यादा संभावना रहता है कि वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है। इसलिए दोस्तों आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए 100% तैयार रहना चाहिए। यदि कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको आराम से कर पाएंगे, और यदि कोई बच्चा नॉर्मल है मैथ में थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा क्या करें, CI के कैलकुलेटिव सवाल को तैयार करें, ताकि बाई चांस यदि एग्जाम में कैलकुलेटिव पूछ लेता है तो हम आराम से उसको कर पाए और हमारा क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका कौन सा दोस्तों, CI और SI। अगला चैप्टर कौन सा है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ से भी दोस्तों एक से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, और लगभग तय रहता है कि एक पूछने की संभावना नहीं बल्कि 100% प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हो सके तो 2 भी पूछ लिया जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो यहाँ 1 से 2 कर देते दोस्तों, क्योंकि एक तो 100% तय है कि पूछा ही जाना है, और हो सके तो 2 भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसलिए इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका एलजेब्रा। तो यहाँ आपको ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी, भले दिया है लेकिन एलजेब्रा से एक ही क्वेश्चन, बहुत हुआ तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 1 या 2 मैक्सिमम संभावना है कि 1 ही पूछेगा। 2 पूछने की संभावना बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी में जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस चैप्टर भले ही दिया रहता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कर। ग्रुप डी में जो एडवांस की दृष्टि से सबसे ज्यादा मजबूत, जो सबसे ज्यादा जो मायने रखता है दोस्तों चैप्टर, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। इसलिए ग्रुप डी में आप एडवांस के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर तरीके से जो प्रिपेयर करना दोस्तों वो मेंसुरेशन को करना है, क्योंकि आपको टोटल 25 क्वेश्चन यदि पूछे जा रहे हैं तो उसमें से आपको जो एडवांस से पूछे जाएंगे वो 5 से 7 क्वेश्चन, उसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों मेंसुरेशन से ही पूछ लिया जाएगा। इसलिए मेंसुरेशन पर आपको पकड़ अच्छे से बनाना है, क्योंकि मेंसुरेशन से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और सिर्फ ग्रुप डी ही नहीं बल्कि आप एनटीपीसी का भी यदि एग्जाम देंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया वो मेंसुरेशन से ही पूछा गया। इसलिए आप मेंसुरेशन को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनाएंगे। तुलना यदि किया जाए अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री का, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो थोड़ा सा कम आने की संभावना रहती है तुलना करें यदि मेंसुरेशन से। तो अलजेब्रा से एक क्वेश्चन दोस्तों, ज्योमेट्री से भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन पूछने की संभावना जो रहेगी दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्री का जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल सर्कल वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों वहां से पूछने की संभावना रहेगी। इसलिए आप सर्कल वाले जो चैप्टर है उसको आप ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ें, और बाकी उसका जो भी थ्योरम पार्ट बनता है दोस्तों, माध्यिका वगैरह से संबंधित जो सवाल बनता है, मिड पॉइंट आपका जो हो गया, अंतः कोण बाह्य कोण वाला सवाल जो बनता है कि एक समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर एक वृत्त बनाया जाता है तो उसका अंतः त्रिज्या उसके बाह्य त्रिज्या, इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आराम से आप इस चीज को कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा, तो ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, यहाँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से फिर आपको 2 से 3 सवाल का पूछने की संभावना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में आसान लेवल का आप जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों, आप जो इस तरह का पढ़ेंगे कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, इस तरह का जब कभी कभी फॉर्मूला ही इससे पूछ लिया जाता है, तो इस तरह का जितना भी फॉर्मूला दोस्तों बनता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट, इस तरह का जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा, या दोस्तों कई बार ऐसे पूछ लेगा साइन थीटा इंटू COSEC कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट, तो इस तरह का जो क्वेश्चन नॉर्मल दोस्तों फॉर्मूला बेस है उस पर आपको थोड़ा सा पकड़ बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा अलग पूछ ले, लेकिन संभावना ज्यादा जो रहता है दोस्तों
वो यहीं से आने का रहता है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट्री स्टैटिक्स, यहाँ दोस्तों आपको 2 से 3 नंबर डेफिनेटली आने की संभावना रहती है। यहाँ दोस्तों आपको जो वो एपी, जीपी और एचपी ये तीनों चैप्टर को पढ़ना दोस्तों। उसमें आपको मेन फोकस रखना माध्य माध्यिका बहुलक, ट्रिपल एम पर फोकस रहना है। माध्य माध्यिका बहुलक जो आपने 10th में पढ़ी थी, उसका जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इतना आसान लेवल का रहता है, यदि आपने गलती से भी एग्जाम में छोड़ दी तो फिर आप एग्जाम के बाद जब आएंगे, आप जब इस क्वेश्चन को बनाने सीखेंगे, तो आपको बहुत दिन तक आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ये नहीं कर पाएंगे, अपने आप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि इतना आसान क्वेश्चन कोई कैसे छोड़ सकता है एग्जाम में। और हो सकता है कि 1 नंबर के चलते यदि आपका सिलेक्शन ना हो, सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएं, तो आप जिंदगी भर, यदि आपकी नौकरी किसी में नहीं हुई, तो आप जिंदगी भर अपने आप को कोसेंगे, अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। काश इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर पर ध्यान देते हैं, शायद हो सकता है कि आज हम किसी जॉब में कहीं और जॉब कर रहे होते। तो इस तरह का आपको पछतावा ना हो, अफसोस ना हो, इसलिए आप इस तरह के जो आसान लेवल के चैप्टर है, आसान लेवल के क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस बनाए। यदि आपसे कोई अच्छा क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसके लिए आपको जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होता। लेकिन कोई यदि आसान लेवल का क्वेश्चन, जो आप चैप्टर को अनभिज्ञ होने के कारण आपको उस चीज के बारे में पता नहीं है कि एग्जाम में यह पूछा जाता है, इसके चलते छूट जाता है, तो ये आपको ज्यादा अखरता है एग्जाम के बाद। इससे आपको थोड़ा सा टेंशन में होने लगता है कि साला ये इसके बारे में हमको पता ही नहीं था, अगर यदि काश हमको पता रहता है, और इतने अच्छे, इतने आसान लेवल के क्वेश्चन को यदि हम नहीं छोड़ते, तो आज मेरा भी रिजल्ट होने का संभावना रहता है। तो इस तरह का अफसोस ना हो दोस्तों, इसलिए इस तरह की चीजों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस देना, जागरूक स्टूडेंट की तरह तैयारी करना है, ताकि आपसे कोई आसान क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, जिसके चलते आपको बाद में पछताना पड़े, बाद में आपको अफसोस करना पड़े। नेक्स्ट आपको दोस्तों कौन सा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में भी दोस्तों बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहती है। कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन हालांकि पूछ लिया जाता है, मगर कोई दिक्कत ना, आपको कैलकुलेटिव, मैंने तो वीडियो में 2 से 3 बार कह चुका हूं कि आप कैलकुलेटिव सवाल पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अब एग्जामिनर के द्वारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा नहीं रहता है, तो कैलकुलेशन के चक्कर में वो ज्यादा समय गवाकर आप वो पूरा क्वेश्चन को कर ही नहीं पाता। इसलिए कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, और आराम से क्वेश्चन को करना है, कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा, एज से दोस्तों स्क्वायर रूट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। एज, यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कभी कभी हो सकता है कि ना भी सवाल मिले, मगर आपको फिर भी बेसिक लेवल का जो 10, 15, 20 क्वेश्चन बनता है इससे, उसको आपको पढ़ लेना, ताकि यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप हमें छोड़ना नहीं है, उसे भी कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको कैलकुलेशन, तो यहाँ से भी कैलकुलेशन से एक सवाल आ जाएगा। कैलकुलेशन से दोस्तों इसी में से कोई कुछ चैप्टर का सवाल पूछ सकता है, जैसा हो देख लेंगे एग्जाम में। कैलकुलेशन पर आपको थोड़ा सा पकड़ बनाना है। नेक्स्ट दोस्तों कैलेंडर एंड क्लॉक, कहीं कहीं दोस्तों कैलेंडर एंड क्लॉक जो है उसको रीजनिंग में शामिल किया जाता है, तो कहीं कहीं कैलेंडर और क्लॉक वाला चैप्टर है दोस्तों, उसको मैथ में शामिल किया जाता है। यदि हम आरआरबी ग्रुप डी की बात किया जाए दोस्तों, बात करें दोस्तों, तो आरआरबी ग्रुप डी में जो है कैलेंडर और क्लॉक वाले चैप्टर को जो है वो आपका मैथ के चैप्टर में शामिल किया गया। तो ये जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो मैथ के सिलेबस में पूछे जाएंगे। हालांकि ग्रुप डी में तो हमें अलग से कोई क्वेश्चन नहीं देता है कि शुरू का 25 नंबर मैथ है, फिर आपका 30 नंबर रीजनिंग है, फिर से 20 नंबर जनरल अवेयरनेस है, फिर 25, ऐसा नहीं। यहाँ तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सारा का सारा मिलाकर पूछा जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों कैलेंडर और क्लॉक वाले जो चैप्टर है दोस्तों, इसको ग्रुप डी के द्वारा किस में रखा गया, तो मैथ वाले चैप्टर में रखा गया, और यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। और कैलेंडर और क्लॉक दोस्तों ये बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, और ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं, तो एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले कैलेंडर एंड क्लॉक वाले चैप्टर का एक बार जरूर रिवीजन कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो अच्छे जो मैथ वाले बच्चे हैं उसे भी फंसा देता है। क्योंकि यदि आपने फॉर्मूला को भूल गया, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संभावना रहेगा कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आखिरी समय में इस चैप्टर को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट दोस्तों पाइप एंड सिस्टम, तो यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पाइप एंड सिस्टम जो है
और पिछले 2-3 एग्जाम की बात किया जाए दोस्तों आरआरबी की, तो पाइप एंड सिस्टम के बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ लिए गए थे, जिससे कि अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो गई थी। इसलिए पाइप एंड सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। और जो इस तरह का सवाल बनता है कि ये एक नल को ये एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और सी एक टंकी को 30 घंटे में बंद कर सकता है, भर सकता है। यदि तीनों नलों को बारी बारी से एक एक घंटा के लिए खोला जाए और पहले ये को खोला जाए फिर बी को फिर सी को, तो बताइए नल टंकी जो वो कितने समय में भर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन, या कभी कभी बोलता है कि ये टंकी को खाली कर सकता है, बी टंकी को भर सकता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफी आसान लेवल का रहता है क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप एक बार इसके तरीके को समझ लें, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बाकी ईटीसी भी रेलवे के द्वारा लिखा गया है कि बाकी कोई कुछ बचता है तो उसे भी हम लोग पूछ सकते हैं। आप रेलवे पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये चैप्टर आपने एग्जाम में के सिलेबस में दिया नहीं था और आप इस चैप्टर को पूछ लिए। ऐसी स्थिति में रेलवे ये बता सकता है कि मैंने लास्ट में ईटीसी भी लिखा था, अरे बाकी जो बचा उससे भी हम कुछ भी पूछ सकते हैं। मगर ये जो है एक मोटे मोटे चैप्टर उसके बाद दी गई है, कुछ भी छूटता है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको उस पर भी ध्यान देना। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर हो गया परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जो है, इस सभी पर भी थोड़ा थोड़ा सा आपको दोस्तों देख लेना, ताकि वहां से भी क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। हालांकि आपको उसको बहुत ज्यादा गहराई लेवल की नहीं पढ़नी है, नॉर्मल लेवल के जो 2-4-10 सवाल है उसको आपको उठाकर उसको कर लेना है, कि यदि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो हमसे ऐसा ना हो कि हमने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा इसलिए क्वेश्चन छूट गया। तो 2-4-10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, प्रायिकता आपका हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस आपका ऊंचाई और दूरी जो 10th में आपने पढ़ा था, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यदि एक व्यक्ति मीनार से 20 मीटर दूर से देखता है तो इतने डिग्री का कोण बनता है, तो बताइए मीनार का ये कोण कितना, उस तरह का। तो इस तरह का क्वेश्चन जो नॉर्मल का लेवल है, उससे भी दोस्तों आपको क्या करना, थोड़ा सा 2-4-10 क्वेश्चन देख लेना, आपके पास आइडिया होना चाहिए, ताकि बाई चांस यदि एग्जाम में पूछ ले तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। तो ये था दोस्तों सिलेबस, और इस हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं अब आराम से मैथ में 25 में, यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आराम से 25 में 17, 18, 19 नंबर ला सकते हैं। यदि आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट हैं तो 22, 23 या 24, 25, या जो बहुत अच्छा है वो 25 में 25 भी ला सकता है। तो ये था दोस्तों मैथ का स्ट्रेटेजी, इस हिसाब से आप अपना तैयारी का प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो में मैथ के सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि आपको किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए, किस हिसाब से फोकस करना चाहिए, और किस हिसाब से आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।